चाय के साथ बिस्किट या फिर नाश्ते में ब्रेड का एक टुकड़ा, ये भारतीय घरों की एक बहुत ही आम तस्वीर है ना? बिल्कुल। आज हम उस कंपनी की गहराई में उतरेंगे जो मुझे लगता है दो अलग अलग दुनिया में जी रही है। अच्छा। हाँ, एक तरफ इसका इंग्लिश ओवन ब्रांड है जो शहरों में क्विक कॉमर्स की लहर पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है क्रेमिका बिस्किट, जो छोटे शहरों के परंपरागत बाजार में ब्रिटानिया और पार्ले जैसे मतलब दिग्गजों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए एक तरह से संघर्ष कर रहा है। एग्जैक्टली। तो आज हमारी चर्चा का केंद्र है मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड। और हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट की बातचीत के आधार पर यह समझना कि क्या ये कंपनी एक रीजनल प्लेयर से नेशनल चैलेंजर बन पाएगी। हम इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, भविष्य की रणनीतियों और उन जोखिमों का विश्लेषण करेंगे जो इसके रास्ते में आ सकते हैं। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण मूल्यवान लगता है और आप भविष्य में भी ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है? मतलब हम क्रेमिका और इंग्लिश ओवन को तो जानते हैं, लेकिन बिजनेस के नजरिए से ये कंपनी है क्या? बेसिकली ये कंपनी मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है। पहला है बिस्किट बिजनेस जो क्रेमिका ब्रांड के तहत आता है। इसमें आपको कुकीज, क्रैकर्स, क्रीम बिस्किट मतलब सब कुछ मिलेगा। ये इनका ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ। हाँ, ये इनका ट्रेडिशनल ज्यादा वॉल्यूम वाला बिजनेस है। दूसरा जो मुझे आज ज्यादा दिलचस्प लग रहा है वो है इंग्लिश ओवन। बिल्कुल, वो बेकरी सेगमेंट है और यही कहानी का सबसे डायनामिक हिस्सा है। इंग्लिश ओवन में ब्रेड, बन्स, कुलचे, पिज्जा बेस जैसी चीजें आती हैं। पर यहाँ जो बात मिसेस बेक्टर्स को अलग करती है वो इनके ग्राहक हैं। कंपनी सिर्फ आम ग्राहकों को ही सामान नहीं बेचती जिसे हम B2C कहते हैं। तो फिर इनका एक बहुत बड़ा और मजबूत पिलर है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, आप QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की बात कर रही हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग जैसी कंपनी अपना सप्लायर कैसे चुनती होगी। इनके बर्गर बन्स तो हर शहर में एक जैसे होते हैं। और यही तो इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट है। ओके। मिसेस बेक्टर्स भारत के लगभग सभी बड़े QSR चेन्स मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, KFC, सबवे, बर्गर किंग की एक पसंदीदा सप्लायर है। वाह। इन QSR चेन्स के लिए क्वालिटी और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी होती है। वो किसी भी सप्लायर पर भरोसा नहीं कर सकते। सही बात है। और एक बार कोई सप्लायर उनके कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर जाता है और उनकी सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाता है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, कोई नया प्लेयर आसानी से आकर इन्हें तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, इसे स्टिकीनेस कहते हैं। कंपनी इन QSR क्लाइंट्स के लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग लाइंस चलाती है ताकि क्वालिटी में कोई समझौता ना हो। अच्छा। तो इनका मोट 3 चीजों से बनता है: क्रीमिका और इंग्लिश ओवन की ब्रांड पहचान, QSR चेन्स के साथ ये गहरे रिश्ते और इनकी हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये मॉडल आंकड़ों में कैसा दिखता है। पिछले कुछ सालों में कंपनी की सेल्स और मुनाफे की क्या कहानी रही है? पिछले 3 सालों के ट्रेंड्स देखें तो वो काफी मजबूत रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 1362 करोड़ रुपए था। ठीक है। मार्च 2024 में ये बढ़कर 1624 करोड़ हुआ। और मार्च 2025 में? मार्च 2025 तक ये 1874 करोड़ पर पहुंच गया। यानी पिछले 3 सालों में लगभग 24% की CAGR ग्रोथ। ये तो काफी प्रभावशाली है। हाँ, कीमतें बढ़ाने का भी बड़ा हाथ है। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर सिर्फ कीमतें बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कहानी उतनी मजबूत नहीं है। नहीं, इसमें दोनों का मिश्रण है। मैनेजमेंट के अनुसार हाल की तिमाहियों में वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी रही है, खासकर बेकरी सेगमेंट में। लेकिन हाँ, इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कुछ प्राइस हाइक्स भी लिए गए हैं। अब अगर हम इनके ऑपरेशनल मुनाफे यानी EBITDA को देखें। EBITDA मतलब ब्याज, टैक्स और डेप्रिसिएशन से पहले की कमाई, कंपनी का असली ऑपरेशनल प्रॉफिट। एग्जैक्टली। तो वो भी लगातार बढ़ा है। मार्च 2023 में 175 करोड़ का EBITDA मार्च 2025 तक 252 करोड़ हो गया। लेकिन मार्जिन का क्या बढ़ती सेल्स के साथ मार्जिन भी बढ़ रहे हैं? यहाँ कहानी थोड़ी मिली जुली है। पिछले कुछ सालों में EBITDA मार्जिन 13% से 15% की रेंज में रहा है। ठीक है। पर हाल ही में कच्चे माल जैसे कि पाम ऑयल और गेहूं की बढ़ती कीमतों के कारण ये घटकर 12-13% के आसपास आ गया है। मैनेजमेंट का लक्ष्य इसे वापस 14% से ऊपर ले जाना है, लेकिन ये एक चुनौती है। और बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट या PAT?
कि क्या स्थिति है? पीएटी यानी टैक्स चुकाने के बाद का शुद्ध मुनाफा, उसमें ग्रोथ कमाल की रही है। अच्छा। मार्च 2023 में 90 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2025 तक 143 करोड़ हो गया। और यहाँ जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो ये है कि पिछले 3 और 5 सालों में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 36% CAGR आ रही है। 36%? ये तो सेल्स ग्रोथ से भी ज्यादा है। इसके पीछे क्या वजह है? ये 36% की ग्रोथ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक कहानी कहता है। ये कहानी है B2B सेगमेंट में उनकी पकड़ की और ऑपरेटिंग लेवरेज की। जब लॉकडाउन में लोग बाहर खाना ऑर्डर कर रहे थे तो डोमिनोज और KFC की बिक्री बढ़ी और उसके साथ ही मिसेस बेक्टर्स की भी है। फिक्स्ड कॉस्ट का असर कम होता जाता है, जिससे मुनाफा सेल से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। कागज पर मुनाफा तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर मुझे ये जानना है कि क्या ये मुनाफा असल में कैश में बदल रहा है और कंपनी की वित्तीय नींव कितनी मजबूत है? मतलब कर्ज की क्या स्थिति है? हाँ, यहीं पर बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की भूमिका आती है और यहाँ कंपनी की कहानी और भी मजबूत हो जाती है। कैसे? सबसे पहले कर्ज की बात करते हैं। कंपनी ने अपना कर्ज लगातार कम किया है। मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार इसका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.11 है। 0.11 तो बहुत ही कम है, मतलब लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इतनी कम लेवरेज का मतलब है कि कंपनी ग्रोथ के लिए आक्रामक रूप से निवेश नहीं कर रही है। क्या ये एक छूटा हुआ मौका हो सकता है? ये एक वाजिब दृष्टिकोण है, लेकिन अगर हम कंपनी के रिजर्व्स देखें तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2023 में 486 करोड़ रुपए के रिजर्व्स सितंबर 2025 तक बढ़कर 1154 करोड़ हो गए। अच्छा। इसका मतलब है कि कंपनी अपने मुनाफे को अपने पास रख रही है और अपनी ग्रोथ को अंदरूनी स्रोतों से फंड कर रही है। ये एक बहुत सुरक्षित रणनीति है। ठीक है, तो कंपनी पर कर्ज का बोझ नहीं है। अब उस सवाल पर आते हैं कि क्या पीएटी सिर्फ किताबों में है या असल में कैश बनकर कंपनी के पास आ रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ओके। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसे OCF कहते हैं, वो उसके नेट प्रॉफिट यानी PAT से ज्यादा रहा है। अच्छा। उदाहरण के लिए मार्च 2025 में PAT 143 करोड़ रुपए था, जबकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो 161 करोड़ था। ये इतना जरूरी क्यों है? इसे थोड़ा और समझाएं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कई कंपनियां अपनी सेल्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखा देती हैं, लेकिन वो पैसा कभी कस्टमर से वसूल नहीं कर पाती। अग्रेसिव अकाउंटिंग कैसे कहते हैं? बिल्कुल। यहाँ PAT से ज्यादा कैश आने का मतलब है कि कंपनी न सिर्फ माल बेच रही है, बल्कि उसका पैसा भी समय पर घर ला रही है। ये कमाई की उच्च गुणवत्ता का एक स्पष्ट संकेत है। तो साफ है कि पैसा आ रहा है। अब ये बताइए कि कंपनी इस कैश का इस्तेमाल कहाँ कर रही है? कंपनी इस कैश का एक बड़ा हिस्सा अपनी विस्तार योजनाओं पर खर्च कर रही है। जैसे? धार, जो मध्य प्रदेश में है, कोलकाता और खोपोली, महाराष्ट्र में, इन जगहों पर नए प्लांट्स पर भारी निवेश किया जा रहा है। अच्छा। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टिंग कैश फ्लो देखेंगे तो वो नेगेटिव है क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये भविष्य की ग्रोथ के लिए निवेश है। सही जगह लग रहा है तो ठीक है, लेकिन उस लगे हुए पैसे पर कंपनी रिटर्न कितना कमा रही है? क्योंकि पैसा लगाना एक बात है और उससे मुनाफा बनाना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। यहीं पर ROE और ROCE जैसे रेशियोज की भूमिका आती है। हाँ। ये रेशियोज कंपनी की एफिशिएंसी को मापते हैं। पहला है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है कि शेयरधारकों के लगाए हर रुपए पर कंपनी कितना कमा रही है। सही। पिछले साल का ROE 16% था, जबकि 3 और 5 ईयर का औसत 18% रहा है। 16-18% एक अच्छा रिटर्न माना जाता है, हालांकि हाल में थोड़ी गिरावट है। अब ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं। ROCE ये मापता है कि कंपनी अपने कुल पैसे यानी शेयर होल्डर्स और कर्जदाताओं दोनों के पैसे पर कितना रिटर्न कमा रही है। मार्च 2025 में ROCE 18% था, जो मार्च 2024 में 25% था। यहाँ एक नोटिसेबल गिरावट है। 25% से 18% पर आना, ये गिरावट तो काफी ज्यादा है। इसका क्या कारण हो सकता है? यहाँ पर जो फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि इस गिरावट का मुख्य कारण वही निवेश है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा, वो नए प्लांट्स। हाँ, ये जो नए प्लांट्स बन रहे हैं उन पर पैसा तो लग चुका है, जिसे अकाउंटिंग में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या CWIP कहते हैं। ये पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड में तो जुड़ गया है, लेकिन इन प्लांट से अभी पूरी क्षमता से कमाई शुरू नहीं हुई है।
इसलिए डिनोमिनेटर मतलब कैपिटल बढ़ गया है, लेकिन न्यूमरेटर यानी रिटर्न अभी उतना नहीं बढ़ा है। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये प्लांट्स पूरी तरह से काम करना शुरू कर देंगे तो ये रेशियो फिर से सुधरेगा? हाँ, मैनेजमेंट का यही अनुमान है। ये एक अस्थायी गिरावट हो सकती है जो भविष्य की ग्रोथ के लिए जरूरी है। जब ये प्लांट्स पूरी क्षमता से चलेंगे तो आरओसी में सुधार देखने को मिल सकता है। ये तो हुई अब तक की कहानी। अब भविष्य की बात करते हैं। मैनेजमेंट के आगे की क्या योजनाएं हैं और कौन सी संभावित बाधाएं या खतरे हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए? कंपनी के विकास के लिए मैनेजमेंट ने 4 प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर्स की पहचान की है। ओके। पहला है भौगोलिक विस्तार। अभी तक मिसेस बेक्टर्स मुख्य रूप से एक उत्तर भारतीय कंपनी रही है। अब धार, कोलकाता और खोपोली के नए प्लांट्स के जरिए इसका लक्ष्य एक पैन इंडिया प्लेयर बनना है। दूसरा जरूर प्रोडक्ट इनोवेशन होगा। आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा है उत्पाद नवाचार। कंपनी अब प्रीमियम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है नेचर बेक। ये एक क्लीन लेबल ब्रेड है जिसमें मैदा, पाम ऑयल या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये उस ट्रेंड का हिस्सा है जहां अब लोग पैकेट के पीछे लिखी सामग्री को असल में पढ़ रहे हैं। मुझे इंग्लिश ओवन की कहानी बहुत दिलचस्प लगती है। ये ब्रांड अचानक से ब्लिंकिट और ज़ेप्टो पर हर जगह दिखने लगा। ये रातों रात कैसे हुआ? इनके डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सीक्रेट है? यही इनका तीसरा ग्रोथ ड्राइवर है, क्विक कॉमर्स पर मजबूत पकड़। अच्छा। इंग्लिश ओवन ने क्यू कॉमर्स की लहर को बहुत अच्छे से पकड़ा है। अब कंपनी का लक्ष्य बिस्किट बिजनेस में भी क्विक कॉमर्स का योगदान बढ़ाना है। और चौथा ड्राइवर है कॉस्ट कटिंग। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट 1.0 के तहत कंपनी लॉजिस्टिक्स, खरीद और उत्पादन में लागत कम करके अपने मार्जिन को सुधारने पर काम कर रही है। ये सब तो बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। रेड फ्लैग्स और जोखिम क्या हैं? यहाँ कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला है निर्यात में अस्थिरता। एक्सपोर्ट बिजनेस। हाँ, कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस जो कुल बिक्री का लगभग 5-6% है, अमेरिकी बाजार में टैरिफ की अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। तो ये तो छोटा हिस्सा है। हिस्सा छोटा है, लेकिन इसके मार्जिन घरेलू बिजनेस से काफी बेहतर है, इसलिए इस पर कोई भी असर सीधे बॉटम लाइन पर दिखता है। और घरेलू बाजार में जहां असली मुकाबला है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा जोखिम वहीं से आता है। बिस्किट बाजार में ब्रिटानिया और पार्ले जैसे 800 पाउंड गोरिल्ला बैठे हैं। क्या क्रेमिका सच में इनसे मुकाबला कर सकता है या ये हमेशा एक छोटा रीजनल प्लेयर ही रहेगा? मैनेजमेंट ने खुद माना है कि घरेलू बिस्किट बाजार में मांग कुछ हद तक सुस्त रही है। तो इस सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ लाना एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। और तीसरा बड़ा जोखिम है मार्जिन का दबाव। कच्चे माल की कीमतों में तेजी, जैसा हमने पहले भी बात की, मार्जिन पर सीधा असर डालती है। और कंपटीशन तो है ही। हाँ, इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सिर्फ बड़ी कंपनियों से ही नहीं, बल्कि हर राज्य में लोकल बेकरी और ब्रांड से भी मुकाबला है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए इसे समाप्त करते हैं। एक निवेशक के नजरिए से 3 सबसे बड़े सकारात्मक और 3 सबसे बड़े नकारात्मक पहलू क्या हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल, तो 3 सबसे बड़े सकारात्मक पहलुओं से शुरू करते हैं। ठीक है। पहला है बेकरी सेगमेंट में विस्फोटक ग्रोथ। इंग्लिश ओवन ब्रांड खासकर क्विक कॉमर्स चैनल के जरिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कंपनी का ग्रोथ इंजन है। दूसरा सकारात्मक पहलू इसका पैन इंडिया विस्तार ही होगा। सही। दूसरा है रणनीतिक क्षमता विस्तार। पूरे भारत में नए और आधुनिक प्लांट्स में किया गया निवेश कंपनी को एक रीजनल खिलाड़ी से नेशनल चैलेंजर बनने की मजबूत नींव दे रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी चट्टान जैसी मजबूत फाइनेंशियल प्रोफाइल। लगभग शून्य कर्ज, लगातार बढ़ते रिजर्व्स और मजबूत ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये सब कंपनी को अपनी विस्तार योजनाओं को बिना किसी बाहरी मदद के पूरा करने की ताकत देते हैं। और अब 3 सबसे बड़े नकारात्मक पहलू या जोखिम। पहला और सबसे बड़ा जोखिम है मार्जिन पर लगातार बना हुआ दबाव। कच्चे माल की महंगाई के कारण ईबीडीए मार्जिन में गिरावट आई है। इन्हें वापस 14-15% पर ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा एक्सपोर्ट वाला मुद्दा। हाँ, दूसरा है निर्यात में अनिश्चितता। अमेरिकी बाजार में टैरिफ की समस्या एक बड़ा जोखिम है जो कंपनी के हाई मार्जिन एक्सपोर्ट बिजनेस को कभी भी प्रभावित कर सकती है। और तीसरा और सबसे रणनीतिक जोखिम है घरेलू बिस्किट सेगमेंट में धीमी ग्रोथ। ये कंपनी का कोर बिजनेस है। अगर क्रेमिका ब्रांड ब्रिटानिया और पार्ले के सामने तेजी से नहीं बढ़ पाया
तो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ पर हमेशा एक ब्रेक लगा रहेगा। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर ये जानकारी मूल्यवान लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं। और नए विश्लेषणों की सूचना पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। और जाते जाते एक विचार। मिसेस बेक्टर्स एक उत्तर भारतीय कंपनी से एक राष्ट्रीय चैलेंजर बनने की राह पर है और साथ ही प्रीमियम और हेल्थ सेगमेंट पर बड़ा दांव लगा रही है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इंग्लिश ओवन की क्विक कॉमर्स और प्रीमियम प्रोडक्ट्स वाली सफलता की कहानी क्रेमिका बिस्किट ब्रांड के लिए देश भर के विविध और हाइपर कम्पिटिटिव बाजार में दोहराई जा सकती है? इसी सवाल के जवाब में इस कंपनी के भविष्य का राज छिपा है।